Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Hope you all will be very fine. हस्ब अदद लेक्चर का आगाज़ करते हैं बहुत खूबसूरत दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको अंडरस्टैंड किया था। और आपको पता है ये मेरी आदत है कि मैं प्रीवियस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर के साथ जोड़ के पढ़ाता हूँ। आइए देखते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था और आज हम बायोटेक्नोलॉजी में नया क्या सीखने वाले हैं। टू हैव ऑल दिस नॉलेज, लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 23, चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। और आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीकैप लेंगे कि अगर हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो आपको याद है कि हमारा सबसे पहला काम ये था कि टू ऑब्टेन गोई मींस जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हम लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है, ऑब्टेन अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मैंने आपको बोला था कि मैं जिस पर्टिकुलर जीन को ठीक करना चाहता हूं या मैं उससे कोई प्रोडक्ट बनवाना चाहता हूं तो वो ही जीन मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी, राइट। फिर आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर की एंड पे हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी और वो क्या था, मोलेक्युलर सीजर्स। तो सेकंड थिंग इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मोलेक्युलर सीजर। ठीक है, और आपको पता है कि मोलेक्युलर सीजर्स बेसिकली क्या होती हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस। और ये जो वर्ड है एंडोन्यूक्लियेजेस, आपको पता है कि ये एंजाइम सबसे पहले बैक्टीरिया में डिस्कवर हुए थे और इन पर्टिकुलर एंजाइम्स की मदद से बैक्टीरिया डिफेंड करता है अपने आप को अगेंस्ट द डीएनए ऑफ वायरसेस। फिर उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या बनाएंगे, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। सवाल ये है कि जब आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को गेन कर लोगे और फिर उसके बाद आप उसे किसी पर्टिकुलर डीएनए से कंबाइन कर लोगे तो वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लेकिन सवाल ये है कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब हम लोगों ने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाना है, राइट। तो उस पर्पस के लिए हमें चाहिए एक अदद वेक्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने अब करना ये काम है कि हमने उसे वेक्टर बना देना है। ठीक है, वेक्टर इज नथिंग अदर देन अ कैरियर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इट इज अ कैरियर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट, और यू कैन से मॉडिफाइड डीएनए और अ कैरियर ऑफ normal gene to have any valuable product like insulin or growth hormone। आखिरी बात मेरे पास क्या है कि मैं इस पर्टिकुलर कैरियर को फिर डाल दूं किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में या किसी सिस्टम में जिसके जरिए से वो चीज प्रोड्यूस हो जो मैं इस पर्टिकुलर जीन के जरिए से प्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं। आई मीन टू से कि हम आखिरी स्टेप पर उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन देखेंगे। तो लास्ट स्टेप है हमारे पास क्या, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। तो ये मेरे पास 4 स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी या जीन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं। ये वाले 2 स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट मुख्तलिफ वे से ऑब्टेन कर सकते थे। आप रिकॉल कर रहा हूं कि पहला वे मेरे पास क्या था कि हम उसे डायरेक्टली क्रोमोसोम में से ले सकते थे। दूसरा स्टेप मेरे पास ये था कि हम उससे मैसेंजर आरएनए से सीडीएनए की फॉर्म में ले सकते थे। और तीसरा स्टेप मेरे पास ये था कि हम उसे डायरेक्टली सिंथेसाइज कर सकते हैं इन द लेबोरेटरी। और मैंने आपको बताया था इस पर्पस के लिए हम प्रीवियस नॉलेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे पास मैसेंजर आरएनए है तो मैं उसके सीक्वेंस को देख के खुद से सिंथेसाइज कर लूं क्या, डीएनए, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑफ कोर्स सीडीएनए। या फिर आपको ये भी याद होगा कि अगर मेरे पास सिर्फ क्या है, प्रोटीन्स हैं और मुझे प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता है और मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जेनेटिक कोड का टेबल भी प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूं कि मैं उन पर्टिकुलर कोड्स को यूज करके एक सिंथेटिक डीएनए बना लूं
लुकिंग एट द प्रोटीन, तो ये पॉसिबल भी हो सकता था। तो इन 4 वेज से हम लोगों ने ऑब्टेन किया था जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगली बात ये थी माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसे मैंने कहीं ना कहीं अटैच करवाना है। उस पर्पस के लिए मुझे इस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक खास किस्म के एंजाइम से दोनों साइडों से कट करना पड़ता है, सो दैट कि इसके दोनों एंड्स क्या हो जाएं, स्टिकी हो जाएं। अगर वो दोनों एंड स्टिकी नहीं होंगे तो ये जीन कहीं भी चिपकने के काबिल नहीं होगी। इसलिए हम इस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों एंड्स को क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक एंजाइम से कट करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं। राइट, अब देखना ये है कि ये मेरे पास अब एक स्टिकी क्या बन गया है, जीन। अब इस स्टिकी जीन को मैंने एक मोलेकुलर सीजर की मदद से किस में डालना है, वेक्टर में। आपको याद है कि वो वेक्टर मेरे पास का था क्लोनिंग वेक्टर। मैंने आपको बताया था क्लोनिंग वेक्टर एक बहुत ही काम की चीज होती है। तो उस पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर को भी मैंने उसी एंजाइम से कट करना है जिस एंजाइम से मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अगला स्टेप करेंगे और फिर हम इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, कट करने के लिए मुझे चाहिए थे सीजर्स, जोड़ने के लिए मुझे चाहिए हैं लाइगेटर्स। कट करने के लिए इस्तेमाल होती है मोलेकुलर सीजर्स। आपको बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि व्हाट आर बेसिकली मोलेकुलर सीजर्स। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उस पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर की मदद से हम लोग क्या मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। और अगर वो मेरे पास, बताया था मैंने आपको कि अगर वो मेरे पास हुआ एक्सप्रेशन वेक्टर, तो फिर हम उसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के सेल में डाल देंगे जिससे वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देगी। तो अब तक हम लोगों ने ये वही दो चीजें पढ़नी हैं। आज हम इस पॉइंट पे खड़े हैं कि दैट इज व्हाट इज वेक्टर एक्चुअली। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बुक। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात आप लोगों के साथ हो रही है वेक्टर की। तो वेक्टर का नाम या लफ्ज आपके लिए नया नहीं है। आपने पार्ट 1 में बड़ी डिटेल से पूरा चैप्टर पढ़ा है रिगार्डिंग वेक्टर्स, और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं डायरेक्शनल क्वांटिटीज होती हैं। वहां पे हम एक लाइन लगाते हैं और उसके एंड पे एरो लगाते हैं जो बता रहा होता है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ है, और जो वेक्टर की लेंथ है वो आपको बता रही होती है कि इसका बेसिकली मैग्नीट्यूड कितना है। हमारा यहाँ पर वेक्टर का जो प्रिंसिपल है, जो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है, वो वही वाला है। यहाँ पर भी हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जीन को फ्लो करवाते हैं। वो डायरेक्शन क्या होती है, डोनर टू रेसिपिएंट, यानी कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म से जीन को उठाना है और उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाना है। तो वो पीस ऑफ डीएनए जो बेसिकली डोनर से जीन को उठा के रेसिपिएंट तक पहुंचाने के काम आ रहा होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वेक्टर। तो आए हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को लिखते हैं बोर्ड पर। सो वेक्टर्स आर बेसिकली स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए। आप दो वर्ड यूज कर सकते हैं, पीसेस और पीस, राइट, पीस ऑफ डीएनए टू, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, टू क्लोन अ जीन। हम बेसिकली एक जीन को क्लोन करना चाह रहे हैं। लिहाजा आप लोगों के लिए अब तक के वर्ड में ये स्मॉल पीस ऑफ डीएनए इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, और दूसरा क्लोन अ जीन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है। टू क्लोन अ जीन किस लिए, टू क्रिएट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और मेरा ख्याल है कि आप लोग इस बात को पढ़ चुके हैं कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को एब्रीविएट करते हैं कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल ओ के साथ, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। राइट, टू क्रिएट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जीएमओ इज कॉल्ड एज व्हाट, अ वेक्टर। तो लिखते हैं इज कॉल्ड अ वेक्टर, is called a vector, right। अब हम करेंगे क्या, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। आखिर हम इसे लॉजिक क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज कि एज टू पीसेस ऑफ डीएनए is used to transfer gene
from one organism, right, to another organism, so it is called as what? Carrier. It is called as carrier, or simply we call it as vector. अब यहाँ पे स्टूडेंट समझने वाली बात क्या है कि मैंने यहाँ पे 2 पीसेस ऑफ डीएनए की बात की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 मुख्तलिफ किस्म के डीएनए शामिल हैं, एक इस वेक्टर का अपना डीएनए और दूसरा डीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का था। चूंकि ये दोनों किस्म के डीएनए यहाँ से मूव कर रहे हैं और इसकी वजह से ही हमारे पास जीन जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन का हम लोगों को पता है। अब सवाल ये है कि जब मैं इस पर्टिकुलर जीन को वेक्टर के साथ यू कैन से बांध लूंगा और उसे उठा के मैं किसी रेसिपिएंट के पास डाल दूंगा, तो फिर रेसिपिएंट की बॉडी में जाने के बाद व्हाट नेक्स्ट? बात यह है कि अब फिर क्या होगा। तो आंसर मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि आफ्टर यू कैन से मूविंग ऑफ द पीसेस और पीस, 2 थिंग्स कैन हैपन। नंबर 1, या तो फिर ये हो सकता है कि मैं उसको रेप्लिकेट करवा सकता हूं, और या फिर ये हो सकता है कि मैं उसकी एक्सप्रेशन करवा सकता हूं। राइट, डिपेंड करता है कि मेरे पास वेक्टर किस किस्म का है। आपको याद होना चाहिए कि ये जो मेरे पास वेक्टर हैं ये 2 किस्म के हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब ये कि बहुत तेजी से उसकी कॉपीज बना सकता है, एंड अदर टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन वेक्टर। तो ऐसा करते हैं, आपको ज्यादा समझाने के लिए यहाँ पे साथ लिख भी देते हैं कि these are called as cloning vector, right, and these are called as expression vectors. अब अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा वापस लेकर जाऊं तो एक्सप्रेशन से मुराद होती है स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन, मींस कि आप उस प्रोटीन को बनता हुआ देखो, तो आप लोग इस लिहाज से इसे ट्रांसलेशनल वेक्टर्स का नाम भी दे सकते हैं। राइट, अब देखना ये है कि वो वाला सब्सटेंस जो बेसिकली मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके मूव कर सकता है वो क्या क्या हो सकता है। तो आंसर इज एग्जाम्पल। आप उसे टाइप भी कह सकते हो, तो आप एग्जाम्पल भी कह सकते हो। बहरहाल हम उसको मेजर टाइप के टाइप पे कंसीडर करें बिकॉज उसकी फजा के बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती हैं। नंबर वन कैन बी अ वायरस। मेरे पास एक वायरस हो सकता है, राइट, और ये जो मेरे पास वायरस है ये आपको पता है कि ये अगर जीन कैरी कर रहा है टुवर्ड्स द बैक्टीरियम तो जाहिर है ये एक बैक्टीरियोफेज होगा। पढ़ रखा है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि बैक्टीरियोफेज होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को वायरस के डीएनए के साथ बाइंड करेंगे और अब उसे बैक्टीरिया की बॉडी में जाने को कहेंगे, तो उस टाइम पे ये जो वायरस है इट विल बी एक्टिंग एज अ कैरियर और सिंपली अ वेक्टर। ठीक है जी। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? हमारे पास हो सकते हैं प्लाज्मिड्स। क्या हो सकते हैं हमारे पास? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, यही हमारा बेसिक टॉपिक है, आज जो डिटेल्स डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त आपने सिर्फ ये समझना है कि ये स्पेशल किस्म के सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होते हैं। ये पढ़ रखा है वैसे आप लोगों ने, आई नो दिस थिंग। हम लोगों ने इसे प्रोकैरियोट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा था और अंडरस्टैंड किया था कि बेसिकली प्लाज्मिड का क्या रोल होता है। आपको याद होगा हमने बोला था कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुल पर्टिकुलरली फॉर द ऑर्गेनिज्म हु बियर्स इट। ठीक है, और आपको मैंने ये वाली बात भी बताई थी कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसेस ऑफ डीएनए होते हैं। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज, उनके रेप्लिकेशन का क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और मैंने आपको ये वाली बात भी बताई थी कि इन पर्टिकुलर प्लाज्मिड के ऊपर बड़े ही इंटरेस्टिंग जीन्स होते हैं जो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मीन बैक्टीरिया को एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। राइट, तो इस लिहाज से ये प्लाज्मिड जो है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और काम की जीन होती है। फिर आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास एक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। राइट, फिर हमारे पास है स्टूडेंट्स एक ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन
artificial chromosome, right? Chromosome, and finally we have bacterial artificial chromosome. Bacterial artificial chromosome, right? इसके अलावा मुझे अभी याद आ रहा है, तो मैंने कहा आपको बता ही जाऊं कि हमारे पास प्लाज्मिड के अलावा एक और चीज कॉस्मेट्स भी होते हैं। बहरहाल ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो मेरे पास वेक्टर्स हैं, चाहे वो एक वायरल डीएनए हो या वायरल आरएनए हो, आपको याद होगा कि वायरसेस की एक बड़ी खूबसूरत टाइप होती है, उसे हम नाम देते हैं रेट्रोवायरसेस। ये भी आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे के सारे क्या है, कैरियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, इसको हम यूज करते हैं टू ट्रांसफर लार्जर जीन्स इन द ऑफ कोर्स ह्यूमन क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम सेंसिटिव होते हैं, ये पता है कि हमने क्रोमोसोम के कौन से लोकस के ऊपर जाके हमने अटैक करना है और उसके स्पेसिफिक जो सीक्वेंसेस हैं वो इनके ऊपर अटैच किए जाते हैं। सिमिलरली बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम नहीं है, बल्कि हमने बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साइज का एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डिजाइन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं कि जो बेसिकली मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने साथ बाइंड कर सकती हैं और अपने टारगेट पे पहुंच सकती हैं। याद रखिएगा, टारगेट बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, टारगेट हमारा प्लांट बॉडी भी हो सकती है, प्लांट का सेल भी हो सकता है, टारगेट एनिमल बॉडी, एनिमल सेल्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई बैक्टीरिया के सेल भी हो सकते हैं। तो मतलब ये है कि हम लोगों ने, डिपेंड करता है कि हम किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास हमारे जीन का साइज क्या है और हम लोग कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाना चाह रहे हैं, उस लिहाज से ही हम लोग अपने वेक्टर को सेलेक्ट करते हैं, राइट? आज हम इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर को स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड। इवन हम कॉस्मिड को भी स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, दैट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्लाज्मिड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हुई थी आप लोगों के साथ प्लाज्मिड की। डेफिनेशन मेरे पास क्या होती है कि प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, plasmids are extra chromosomal pieces of circular DNA. It is important, pieces of circular DNA, right? आपको याद है कि जो मेरे पास बैक्टीरिया है, इट इज अ प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड रीजन, जिसके अंदर एक ही क्रोमोसोम हाईली फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसके साइड पे प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसेस ऑफ डीएनए ये न्यूक्लियोइड रीजन में नहीं पाए जाते, बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, राइट? और इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्लाज्मिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज। प्लाज्मिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज। इसका मतलब ये होगा कि इनकी तादाद का बढ़ना क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन से एसोसिएटेड नहीं है। वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन इंक्रीज देयर नंबर, ओनली थिंग वी नीड इज अ प्रॉपर स्टिमुलस। जब भी बैक्टीरिया के सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक किस्म का स्टिमुलस आएगा, उसको ये प्लाज्मिड रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर अपने नंबर को बहुत तेजी से बढ़ा लेते हैं, और जिससे बैक्टीरिया के सर्वाइव करने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। डिस्कवरी की जहां तक बात है स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक कहती है कि सबसे पहले इन्हें इकोलाई में डिस्कवर किया था, व्हेन दे वर स्टडीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एन इंटेस्टिनल बैक्टीरियम दैट इज कॉल्ड एज इकोलाई। तो यहाँ से हम लोगों को फर्स्ट टाइम प्लाज्मिड के बारे में पता चला था। याद रखना है कि इकोलाई इज एन इंटेस्टिनल बैक्टीरियम, और हम उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे थे, तो हमें एक बहुत ही स्मॉल छोटे से पीस ऑफ डीएनए का पता चला, जिसे हम प्लाज्मिड का नाम देते हैं। ज्यादा लोग क्या स्टूडेंट्स, इनके सोर्स की तो जाहिर है हम इनका सोर्स बैक्टीरियम ही है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियम से हम लोग इन पर्टिकुलर क्या प्लाज्मिड्स को आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगेन अगर मैं प्लाज्मिड की आइसोलेशन की बात करूं, तो मेरे पास प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं।
ये हम इस्तेमाल करते हैं एज पर द साइज ऑफ प्लाज्मिड, राइट। इसके लिए प्रॉपर हमारे पास क्या किट्स मौजूद होती हैं, और उन पर्टिकुलर किट्स को इस्तेमाल करके हम एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को फॉलो करके, स्पेसिफिक डिवाइसेस को यूज करके हम प्लाज्मिड को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, और फिर उन पर्टिकुलर प्लाज्मिड्स को हम अपनी जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि नॉट ओनली हमें प्लाज्मिड को आइसोलेट करना पड़ेगा, बल्कि मैंने आपको बताया था कि मोलेकुलर सीरीज यूज करनी पड़ेंगी, और मैं इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को उसी पर्टिकुलर सेट ऑफ एंजाइम से कट करूंगा कि जिससे मैंने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था। नाउ बोथ ऑफ देम हैव गॉट द स्टिकी एंड्स and they have got the complementary bases against each other. Now they can act as a, you can say, attractant for one another, and they can combine. Then we add, you know very well, an enzyme known as ligase, जिससे ये दोनों पीस आपस में जुड़ जाएंगे और मेरे पास बन जाएगा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात आपको समझ आ रही है? अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। Two examples are given in your book. One of them is called as PSC, small p, capital S and small c, PSC, and it is known as 101, PSC 101. And other example is PBR, P and then BR 322, right. ये दो examples हैं, यानी कि ये one of the earliest and very famous plasmids जो कि समझ लो हमारी जेनेटिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये दो प्लाज्मिड हैं, PSC 101 एंड PBR 322। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि इसका सबसे बड़ा फायदा खुद बैक्टीरियम को होता है कि वो अपने पास प्लाज्मिड रखे। रीजन इज कि इन्हीं पर्टिकुलर प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। अगर आपको मेरा पार्ट ऑफ द लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि आपको एक MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर मेडिसिन दे तो आप ठीक ना हो, और कोई क्वैक आपको मेडिसिन दे तो वो ठीक हो जाए। तो इसके पीछे रीजन बताई थी। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर जो इतना पढ़ लिख गया है वो आपको गलत मेडिसिन दे रहा होगा। इनफैक्ट जो मेडिसिन सेलेक्ट की उस पर्टिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट उस पर्टिकुलर बैक्टीरियम की बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था। किस पे? प्लाज्मिड पे। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को पुट करना चाहता हूँ इनटू अ वेरी क्विक यू कैन से एप्लीकेशन, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक स्टिमुलस देना पड़ेगा। तो यूं ही इस पर्टिकुलर डॉक्टर ने इस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या दिया? एक एंटीबायोटिक दी, और चूंकि उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जीन बैक्टीरिया के पास था, वो इंड्यूस हुए, मुतासिर हुए, तो उन्होंने फौरी तौर पर अपने नंबर को बहुत ऐसे इंक्रीज किया और बैक्टीरिया को मरने से बचा लिया। देखना यह है कि हमारे इन दो यू कैन से एग्जांपल्स में जो प्लाज्मिड हमने लिखे हैं यहाँ पे PSC 101 एंड PBR 322, इनके अंदर हमारे पास किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जीन प्रेजेंट होता है? तो आंसर है हमारे डियर स्टूडेंट्स के PSC 101 के पास अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन इज एन एंटीबायोटिक, तो उस एंटीबायोटिक के पास के अगेंस्ट जीन प्रेजेंट है PSC 101 के पास। लेकिन जो PBR है इट इज इवन मोर एडवांस्ड बिकॉज दिस पर्टिकुलर यू कैन से प्लाज्मिड has got resistant genes against two antibiotics. One of them is the same tetracycline and other one is ampicillin. इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं, बात को सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसे बैक्टीरियम को कि जिसके पास PSC 101 प्रेजेंट है, राइट, मैं ऐसी मीडियम में डालूं जिसमें टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, तो ये वाले बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं PSC 101 प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डालूंगा तो वो नहीं मरेंगे, बिकॉज के उनके पास एक ऐसा जीन प्रेजेंट है जो उन्हें टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस फराहम कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक ऐसे बैक्टीरियम को जिसके पास PBR 322 प्लाज्मिड मौजूद है, तो उसको मैं एक ऐसे मीडियम में डाल दूं कि जिसमें मैंने टेट्रासाइक्लिन भी डाली हुई है और एम्पिसिलिन भी डाली हुई है, तो ये बिकॉज कि उससे ज़्यादा ढीठ है, तो इवन दो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी ये वाला बैक्टीरियम नहीं मरेगा। याद देखिए मैं बोल रहा हूँ बैक्टीरियम नहीं मरेगा जिसके पास ये वाला प्लाज्मिड है। तो जाहिर है इसका फायदा दो बंदों को है। देखते हैं किस किस को। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने लिखा है आप लोगों के लिए एडवांटेज। भाई सबसे पहला एडवांटेज तो जाहिर है किसको है? बैक्टीरियम को इटसेल्फ, कि जो बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया
ठीक है, शो रेजिस्टेंस और डेवलप रेजिस्टेंस against various antibiotics, and they have the more chances of survival. More chances of what? Survival. पहली बात तो ये हो गई। लेकिन क्या इसका हमें कोई फायदा हो सकता है? तो आंसर इज यस, हमें फायदा हो सकता है। किस तरीके से? कि मैं किसी हद तक ये कह सकता हूं कि अगर मैंने एक बात को गौर से सुनिएगा कि अगर मैंने एक प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर लिया है, क्या कर लिया स्टूडेंट्स? मॉडिफाई कर लिया है। कैसे? बाय कंबाइनिंग प्लाज्मिड ऑफ द डीएनए विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट की लाइगेशन को, इसके जुड़ने को प्लाज्मिड के साथ हम दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये हो सकता है कि मैं सिंपली उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लूं, तो वो वाला प्लाज्मिड जिसके साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड हो गया है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, राइट? उसके जो बेस पेयर्स है या किलो बेस पेयर्स है वो बढ़ जाएंगे, और जिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, जाहिर है उसका साइज छोटा रह जाएगा। और दूसरा भी मेरे पास क्या हो सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, जिनको कि मैंने यू कैन से ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू जीएमओ और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उन पर्टिकुलर बैक्टीरियम को ग्रो करवाऊंगा ऑन एम्पिसिलिन मीडियम और टेट्रासाइक्लिन मीडियम और टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन मीडियम, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ व्हाट प्लाज्मिड, हमने लास्ट यू कैन से पार्ट ऑफ द बोर्ड में ये पढ़ा था। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्लाज्मिड मैं क्या करूंगा कि मैं उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को मीडियम में डालूंगा और फिर बैक्टीरिया को उस पर ग्रो करने को कहूंगा। तो वो वाले बैक्टीरिया जिनके पास ये प्लाज्मिड होगा वो नहीं मरेंगे। तो चूंकि मैंने उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को क्या कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था, तो फिर ज्यादा चांस ये है कि उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया में नॉट ओनली ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है बल्कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट है। उसका मतलब ये होगा कि इन प्लाज्मिड का फायदा सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं है बल्कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट को इसका फायदा भी है। तो बात यहाँ पे लिख रही है कि सेकंड इसका जो बेनिफिशियरी है वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट। और इसकी मदद से वो ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया के दरमियान में फर्क कर सकता है। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया में फर्क कर सकता है यूजिंग दीज पर्टिकुलर प्लाज्मिड्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो वाले बैक्टीरिया जिनके पास ये प्लाज्मिड होगा वो इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी नहीं मरेंगे, और जिनके पास ये प्लाज्मिड नहीं होगा वो मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से हम स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं अपनी अपने ऑर्गेनिज्म की। क्या कर सकते हैं? स्क्रीनिंग कर सकते हैं। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और किसके पास होने का चांस बिल्कुल जीरो है, राइट? अब हम देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स आखिरी बात कि ये जो हमारे पास प्लाज्मिड होता है इसके कुछ बड़े यूनिक फीचर्स होते हैं। याद रखने वाली बात ये है कि आज हमारे पास ऐसे वेक्टर भी प्रेजेंट हैं कि जिन्हें हम लोगों ने लेबोरेटरी में खुद से बना रखा है और उनके अंदर वो फीचर्स हमने ऐड कर दिए हैं जिसकी मदद से वो बेहतर और ज्यादा सक्सेसफुल कैरियर बन सकते हैं। उनमें से पहली बात मेरे पास ये स्टूडेंट्स कि हम उनके साइज की बात करेंगे तो हम साइज देखते हैं तो नजर आता है हम लोगों को कि ये 10 से लेकर 2000 बेस पेयर्स के बराबर हो सकता है। बेस पेयर्स के बराबर हो सकता है, राइट? बीबीपीज। फिर इसके अलावा आपने याद रखना है माय स्टूडेंट्स कि ये एक प्लाज्मिड मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में हम लोगों ने ये डिफरेंट रीजन्स बना दी हैं, समथिंग लाइक इट यू कैन सी ओवर हियर। अगर मैं इसको कलर करवा सका तो मैं इसको डेफिनेटली मैं इनको यू कैन से पेंट करवा दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि दो बड़े इंपॉर्टेंट जोन हैं। उनमें से एक होता है मेरे पास नॉन कोडिंग रीजन और दूसरा होता है मेरे पास एक कोडिंग रीजन। यानी कि ये तो मेरे पास वो वाला जोन है कि जिसका होने या ना होने से मुझे फर्क ही कोई नहीं पड़ता, लेकिन जो कोडिंग रीजन है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज कि मुझे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस कोडिंग रीजन के अंदर दाखिल करना होता है। अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस कोडिंग रीजन में एंटर होगा तो ही इसकी
यू कैन से कि रेप्लिकेशन एक्सप्रेशन होगी। अगर ये कोडिंग रीजन में नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली इसकी एक्सप्रेशन और रेप्लिकेशन दोनों नहीं हो सकती। तो दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ कोडिंग रीजन। अगर मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट नॉन कोडिंग रीजन में आएगा तो सबको उसका फायदा नहीं होगा। इस चीज को चेक करने के लिए कि ये क्या उस जोन में आ रहा है कि नहीं, हम क्या करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर वेक्टर को कट करके देखते हैं बाय मींस ऑफ सर्टेन यू कैन से सॉफ्टवेयर्स कि क्या जो मेरा प्लाज्मिड है वो मेरे एंडोन्यूक्लियोजेस के साथ कट होगा या नहीं होगा, वेदर दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड इज कटर और नॉन कटर फॉर दैट वेरी यू कैन से एंजाइम्स। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये भी हम खुद से इंसर्ट करते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में से ये वाला रीजन एलिमिनेट कर दूं तो जाहिर है इसके अंदर तो ये पैगाम ही नहीं है कि तुम अपनी कॉपीज बनाओ, या ये पैगाम नहीं है कि तुम अपना एक्सप्रेशन बनाओ, तो फिर ये वाला वेक्टर बिल्कुल क्या हो जाएगा, मेरी बेकार हो जाएगा। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि ये वेक्टर अपनी बहुत ज़्यादा कॉपीज बना ले तो फिर मुझे इस पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर एक खास कोड एंटर करना पड़ता है। दैट कोड एंश्योर्स व्हाट, द वेरी क्विक रेप्लिकेशन ऑफ दीज सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज। ठीक है, फिर हमारे पास एक और जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज ABR रीजन। इट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रीजन। मैंने आपको बोला अभी कि जिस प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगी जाहिर है वो प्लाज्मिड हेल्पफुल होगा नॉट ओनली फॉर बायोटेक्नोलॉजिस्ट बट ऑल्सो फॉर द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इससे मिलेगी लाइफ और बायोटेक्नोलॉजी को इसकी मदद से मिलेगी जीन को स्क्रीन करने की एबिलिटी। सो ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक अच्छे वेक्टर या प्लाज्मिड के अंदर होनी चाहिए। याद रखने वाली बात है हमारे स्टूडेंट्स कि जब मैं बात करता हूँ प्लाज्मिड की के इस फीचर की, तो जरूरी नहीं है कि ये वाले फीचर सिर्फ हमारे प्लाज्मिड में होने चाहिए, बल्कि और भी जितने डिफरेंट किस्म के वेक्टर में पढ़े थे, चाहे वो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, चाहे वो मेरे पास बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, चाहे वो मेरे पास यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, व्हाटएवर इट मे बी कॉस्मिड, इट मे बी वायरस, इट मे बी रेट्रोवायरल आरएनए डीएनए, व्हाटएवर, उन सब के अंदर ये प्रॉपर्टी तो मस्ट होनी चाहिए कि वो अपनी रेप्लिकेटिंग बॉडी अपनी रेप्लिकेशन करवा सकते हो, राइट। उनके पास ऐसे रीजन होने चाहिए कि जिनके अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हो। फिर मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट, आखिरी बात कर रहा हूं, तो फिर मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट और इस प्लाज्मिड के डाइजेस्टर सेम होने चाहिए सो दैट कि दोनों के स्टिकी एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों और जब मैं इनको जोड़ना चाहूँ तो बड़ी आसानी से जुड़ सकते हो। सो दैट्स इट विद द टॉपिक ऑफ प्लाज्मिड। कल आप लोगों से देखेंगे कि अगर हमने इन पर्टिकुलर जीन्स को आपस में मिलाना हो तो उसके लिए हमें कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अगर हमें किसी मौका पर भी इसमें गलती रह जाए तो आखिर हम क्यों नाकाम हो जाते हैं। So to have all the answers of these particular questions, you have to have wait till tomorrow. Till that time, take very good care of yourself and your great parents. और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि जब भी दुआ कीजिएगा हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। I want to say you, Allah Hafiz.